नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 14 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम इस अखबार के एडिटोरियल्स के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हम जिस एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं वो आज पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध भारत चीन संबंधों से है। तो सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल में ही भारत और चीन के मध्य जो सीमा तनाव देखे जा रहे हैं, उन सीमा तनावों की पृष्ठभूमि में अलग अलग पक्षों द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि यह जो तनाव हैं इनको दूर किया जा सके। इसमें रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई है, इसमें विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है और सैन्य स्तर पर भी कमांडर लेवल आदि स्तरों पर बैठकें लगातार जारी हैं। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी सीमा तनाव के मुद्दे हैं उनको आसानी से सुलझा लिया जाए ताकि सीमा पर जो तनाव की स्थिति है वो दूर हो सके। लेकिन हमें इसमें यह भी समझना ज़रूरी है कि जब भी हम सीमा तनावों की बात करते हैं, जब भी हम सीमा के बारे में बात करते हैं, तो उस सीमा को तनाव को दूर करने के संबंध में जो पहले समझौते हुए हैं, जो पूर्व में जो समझौते हुए हैं, उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पूर्व समझौतों को भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरत है, ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है ताकि हम जो एलएसी की जो वार्ता है उसमें शांति को और संघर्ष निवारण को स्थापित कर सकें। तो सीमा विवादों के संदर्भ में जो पहले के जो समझौते हुए हैं उन्हीं के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से पुराने जो समझौते हैं उसमें अभी बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है और जब तक हम इन सीमाओं को दूर नहीं करेंगे तब तक हम एक बेहतर भारत चीन सीमा संबंधों को बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो पहली बात तो क्या है, संदर्भ मैंने आपको बताया कि भारत के लद्दाख क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में भारत चीन सीमा तनाव के चलते जो पहले के जो सीमा संबंधी समझौते हैं वो निष्प्रभावी हुए हैं। तो भारत में 1993 के बाद से भारत और चीन ने बहुत सारे सीमा समझौतों को हस्ताक्षरित किया था। सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी सीमाएं रही हैं। जैसे कि भारत और चीन के सीमा के संदर्भ में पहला जो समझौता है वो 1993 में हस्ताक्षरित हुआ था। हालांकि लेखक का ये मत है कि भारत ने इस समझौते के तहत एलएसी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है इसको लेकर, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है इसको लेकर जो है वो दोनों पक्षों में अभी भी पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं है और चूंकि दोनों ही पक्ष इसको लेकर अलग अलग दावे करते हैं, यही कारण है कि दोनों देशों के मध्य एलओसी को लेकर मतभेद है और यह जो है 1993 के जो सीमा समझौता है उसको निष्प्रभावी बना देता है। तो कहने की बात यह हुई कि 1993 से लेकर 2020 के काल तक जितने भी सीमा समझौते हुए हैं, जितने भी सीमा समझौते हुए हैं उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, उनकी बहुत सारी लिमिटेशन है जिसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत और चीन के मध्य जब सीमा विवाद की बात कही जाती है तो उसको निपटाने से संबंधित, उसको सेटल करने से संबंधित कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने से संबंधित कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। तो भारत और चीन के मध्य एलएसी के संदर्भ में यानी सीमा के संदर्भ में जो विवाद हैं उनको निपटारा करने के लिए हमने 1993 से लेकर 2020 के मध्य अब तक कुल 5 समझौते किए हैं। कौन कौन से 5 समझौते हैं? तो सबसे पहला जो समझौता है वो 1993 में हुआ था, जिसका नाम था एलएसी पर शांति और संयम बनाए रखने के लिए किया जाने वाला समझौता, यानी एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी, यानी एलएसी पर शांति संयम के लिए किया गया समझौता जो 1993 में किया गया। फिर उसके बाद 1996 में अगला समझौता हुआ जिसमें
एलएसी पर जो सैन्य क्षेत्र है उसमें विश्वास बहाली उपाय यानी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया। फिर हमने 2005 पे एक समझौता किया जिसमें एलएसी पर जो सैन्य क्षेत्र में जो विश्वास बहाली उपाय हैं, ये जो सीबीएम्स हैं, ठीक है, इनके कार्यान्वयन के लिए हमने एक प्रोटोकॉल की स्थापना करने पर बल दिया। तो 1993 में एक समझौता हुआ, फिर 96 में सीबीएम्स विश्वास बहाली उपायों के संदर्भ में समझौता हुआ। उसके बाद 2005 में एक समझौता हुआ जिसमें विश्वास बहाली उपायों के कार्यान्वयन हेतु साधनों पर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया। उसके बाद भारत और चीन ने 2012 में एक समझौता किया जो भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर बल देता था। यानी भारत चीन सीमा मामलों के संदर्भ में एक वर्किंग मैकेनिज्म की स्थापना की गई, एक वर्किंग मैकेनिज्म की स्थापना हुई, ठीक है, परामर्श के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए भारत चीन बॉर्डर पर। अब इसी को एक और समर्थन दिया गया 2013 के समझौते से जिसे कहा जाता है बीडीसीए, ठीक है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीमा रक्षा सहयोग समझौता, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये जितने भी पांचों एग्रीमेंट हैं 93 के, 96 का, 2005 का, 2012 का और 2013 का, ये पांचों के पांचों जो मैकेनिज्म हैं वो एक कार्यप्रणाली उपलब्ध कराते हैं, एक जो है समुच्चय देते हैं, ठीक है, प्रतिबद्धताओं का, ताकि अगर दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए ताकि तनाव के पूर्व की जो स्थिति है, ठीक है, जिसे स्टेटस को या यथास्थिति कहा जाता है, उसको बनाए रखा जा सके। तो सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के संदर्भ में जो है क्या किया जाना चाहिए, इसको ये पांच जो सेटलमेंट मैकेनिज्म हैं वो कार्य करते हैं। ठीक, इसकी हम एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका जो है विकास हुआ है। 1993 से पहले जो है किस तरीके से इसका विकास हुआ और 1993 के बाद 2020 के काल तक ये जो समझौते हैं वो किस तरीके से विकसित हुए हैं और साथ ही साथ इन समझौतों की क्या सीमाएं रही हैं, इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन दोनों ने अपनी सीमाओं पर अपने क्षेत्र की रखवाली को और अपने क्षेत्र के नियंत्रण पर बल दिया। लेकिन 1962 के काल में जो हमारी सीमाएं थीं, ठीक है, जो हमारे बॉर्डर्स थे, ठीक है, वो ज़्यादा सुनिश्चित नहीं थे। ठीक है, यही कारण था कि 1962 से ही सीमा पर अस्पष्टता थी, नॉन क्लैरिटी थी, जिससे बहुत सारे मतभेद और वाद विवाद उभरते रहते थे। इसमें 1967 में भारत में, ठीक है, 1967 में नाथुला दर्रा जो सिक्किम क्षेत्र में विद्यमान है, नाथुला दर्रे में जो है तनाव और संघर्ष की स्थिति देखी गई। और जब ये इंसिडेंट हुआ 1962 के बाद ही, तब भारत ने इससे सीख लेते हुए अपने सीमा क्षेत्र को ज़्यादा व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और सीमा क्षेत्र को ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए 1976 में 1976 में एक चाइना स्टडी ग्रुप की स्थापना की गई, सीएसजी की स्थापना की गई, जो भारत को यह शक्ति देता था, जो भारत को अपने दावों में स्पष्टता प्रदान करने के संदर्भ में शक्ति देता था। इसके तहत बहुत सारे जो स्थान थे सीमा पर, वहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्थापित किए गए और साथ ही साथ भारत ने अपनी सैन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। ठीक, अब इसी सीमा प्रबंधन में एक नवीन परिवर्तन तब आया जब 1986 के बाद फिर से सीमा पर तनाव देखा गया और चीन ने भारत के एक महत्वपूर्ण घाटी सुमडोरोंग चू घाटी पर अधिकार कर लिया। तो चीन ने जब 1986 के बाद भारत की एक क्षेत्र सुमडोरोंग चू घाटी क्षेत्र में उसके एक पोस्ट को, उसके एक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, तब भारतीय सेना ने भी ये आवश्यकता महसूस की कि हमें जो है आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत है। और जब दोनों ही पक्षों द्वारा आक्रामकता दिखाई गई, भारत और चीन दोनों द्वारा ही आक्रामकता दिखाई गई, तब ये आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ, सीमा का जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको जो है जब तक सुलझाया नहीं जाएगा, जब तक सॉर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसके एक निश्चित मुद्दे तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें निश्चितता लाई जानी आवश्यक है।
इसी संदर्भ में 1988 में राजीव गांधी की यात्रा हुई, ठीक है, चीन यात्रा। और चीन यात्रा के बाद विशेषकर सीमा क्षेत्र में जो कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स थे, यानी दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास रख सकें, इसके लिए बहुत सारे उपायों पर चर्चा की गई। इसी का ये परिणाम था कि 1993 में सीमा को लेकर समझौता किया गया, ठीक है, सीमा पर शांति और संयम बनाए रखा जा सके, ठीक है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाई रखी जा सके, इसके लिए एक समझौता हुआ जिसमें एलएसी पर जो मतभेद होते थे उनको निवारित करने पर बल दिया गया। सीमा के मुद्दे को लेकर कोई भी पक्ष शक्ति का प्रयोग ना करे, इससे बचाव की बात कही गई। और दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाल हो, इसके लिए सीमा क्षेत्र में कोई युद्ध अभ्यास ना किया जाए या फिर कोई भारी वायुयान आदि की गतिविधियां ना हो, इसको नियंत्रित करने की बात कही गई, ठीक है। अब इसी ये जो मुद्दा था, यह जो विशेषताएं थी, इसको आगे बढ़ाया गया 1993 के एक और महत्वपूर्ण भाग से, जिसमें दोनों पक्षों ने ये कहा कि हम एक दूसरे की सैन्य बलों में कमी लाएंगे, विशेषकर सीमा क्षेत्र पर जो सेनाओं की जो तैनाती होती है उसमें हम कमी लाएंगे, ताकि एलएसी पर जो तनाव है वो किसी भी तरीके से ना बढ़े, ठीक। इसमें दोनों ही पक्षों ने पारस्परिक विश्वास के आधार पर सेना की संख्या को कम करने के सिद्धांत को मान्यता दी। यानी दोनों पक्ष मिलकर जो है ये तय करने की कोशिश करेंगे कि एलएसी के समक्ष जो है कितनी सेना दोनों पक्षों द्वारा तैनात की जानी चाहिए। और इसी को जो है, इसी भावना को आगे बढ़ाया गया 1996 के समझौते में। तो 1993 की कुछ विशेषताएं हैं और इसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है 1996 के समझौते से, जिसके तहत जो सैन्य गतिविधियां थीं उनको एलएसी के क्षेत्र में न्यूनतम लेवल पे, यानी मिनिमम लेवल पे ले जाने की बात कही गई, जिसके चलते जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पे जो आर्टिलरी गन्स हैं, ठीक है, जो तोप वगैरह हैं, जो मिसाइल वगैरह हैं, उनको ना नियुक्त किए जाने की बात पर सहमति व्यक्त की गई। यानी कोशिश ये की जा रही है कि 1993 से ही जो सीमा पर जो तनाव है वो बढ़े नहीं, इसके लिए कोई सेना की तैनाती अधिक संख्या में ना हो और दोनों देश जो हैं एक दूसरे पर विश्वास कर सकें, इसके लिए सेना की संख्या को न्यून करने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाया 2005 के प्रोटोकॉल के द्वारा, जिसमें जो 1996 में 93 के बाद 96 में जो कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली उपायों की बात कही गई थी, इसमें कुछ और भी विश्वास बहाली उपाय को शामिल किया गया, जिसके तहत उन उपायों को सुनिश्चित किया गया, वो तरीके बताए गए कि अगर दोनों देश के सैनिक एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाएं, आमने सामने आ जाएं और पेट्रोलिंग क्षेत्रों में विवाद की स्थिति हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके तहत जो सीमा है उसमें वार्ताओं के मैकेनिज्म को विस्तारित किया गया, अलग अलग अधिकारी आपस में मिलेंगे और दोनों के मध्य वार्ता प्रक्रिया बढ़े, सेनाओं के मध्य वार्ता की प्रक्रिया बढ़े और एक्सचेंज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, इसको भी तय करने पे बल दिया गया, ठीक है। लेकिन जो 93 और 96 में जो हम बात कर रहे थे कि सैन्य बलों में लगातार कमी की जाएगी, इसको जो है 2005 में नहीं किया गया। यह जो है इसकी एक सीमा कही जा सकती है। अभी जितने भी मैकेनिज्म तय किए गए हैं 93 से लेकर 2005 तक, इसमें हम एक सकारात्मक तथ्य मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी ये जो समझौते हुए हैं इसके चलते सीमा पर एक लंबे समय तक शांति ज़रूर बनी रही और हम गोलीबारी से बचे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते सीमा पर फिर से तनाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला चीज़ तो यही है कि जो एलएसी है वो एलएसी क्या है, कहाँ तक है, और दोनों देश जो हैं इसमें अलग अलग बातें कहते हैं, ठीक है। जिसमें अक्साई चीन पर चीन दावा करता है और भारत कहता है कि अक्साई चीन हमारा है। इसी प्रकार से देप्सांग का क्षेत्र हो गया, ठीक है, चाहे पेंगोंग सो का क्षेत्र हो गया, सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दोनों ओवरलैपिंग दावा करते हैं, जिसके चलते तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जब एलएसी की बात करते हैं तो खुद एलएसी को लेकर ही निश्चितता नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मतभेद का कारण है, ठीक है।
इसको भारत सरकार और चीन सरकार दोनों ने कोशिश की है सुलझाने की। ठीक है, दोनों की तरफ से मानचित्रों का आदान प्रदान भी हुआ है, लेकिन अभी भी इसको लेकर सुनिश्चितता नहीं है, जिसके चलते 2002 के पश्चात इसमें अधिक प्रगति नहीं देखी गई है। ठीक, इसके अलावा जो सैन्य बल हैं वो सीमा पर अभी भी अपनी संख्या को कम नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते लगातार तनाव विद्यमान रहता है सेना की अधिक संख्या के चलते। ठीक, तो यह दो कारक, जिसमें एलएसी की निश्चितता ना होना और दूसरी ओर सैन्य बलों की उपस्थिति, ये लगातार जो है तनावों को बढ़ा रही है, जिसे दूर करने की जरूरत है। अब भारत और चीन के मध्य 1980 के बाद एक और फैक्टर आ गया, जिसे कह सकते हैं आप पाकिस्तान फैक्टर। तो पाकिस्तान फैक्टर जब से 1980 के बाद महत्वपूर्ण हुआ है, तब से भारत की यह चिंता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त चुनौती का सामना करना पड़ जाए उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कहीं दोनों मिलकर भारत पे आक्रमण ना कर दें। इसी के चलते 2006 के बाद से भारत ने जो एलएसी का क्षेत्र है वहाँ पे अपनी उपस्थिति को, रणनीतिक सड़कों को बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश आदि में हमने सैन्य तैनाती को भी बढ़ाया है और 2013 में भारत ने एक माउंटेन स्ट्राइक कोर्प की भी स्थापना की सहमति दी थी। ठीक, अब देखिए इससे हुआ क्या है। तो पहले क्या था कि जैसे हमने बताया कि 1962 के बाद जो एलएसी पर जो सेना थी, विशेषकर जो भारतीय पक्ष से जो सैन्य दल था, वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो जब ये ज़्यादा नहीं होते थे और अगर मान लीजिए चीन की तरफ से कोई पेट्रोलिंग वगैरह की भी जा रही है, तो चूंकि भारतीय पक्ष जो है वो ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं करता था, इसके चलते चीन की तरफ से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से जो है हमने पीएसी क्षेत्र में, सॉरी एलएसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, अवसंरचनागत विकास किया है, ज़्यादा सैन्य बलों की तैनाती की है और एलएसी क्षेत्र में पेट्रोलिंग एरियाज को, निगरानी क्षेत्रों को बढ़ाया है, इससे निश्चित ही तनाव बढ़ा है। क्योंकि अभी भी एलएसी से निश्चित नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। ठीक है, इससे कई सारे तनाव देखे गए हैं, जैसे कि 2013 में देप्सांग क्षेत्र में तनाव का बढ़ना, और यह जो है तब देखा गया जब हमने 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करने के बाद भी जो है इस तरीके के तनाव देखे गए हैं और विशेषकर 2017 में डोकलाम विवाद के बाद ये काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिला है। ठीक है, तो यह जो पूरे तनाव की स्थिति को दर्शाता है, उसमें हमें आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे कुछ उपाय करें जिसके चलते इसको और बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो महत्वपूर्ण रूप से हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें एलओसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच जो विविध मान्यताएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। एलएसी क्षेत्र में जो सैन्य बल हैं उनकी संख्या में निश्चित रूप से कमी लानी जानी चाहिए और वर्तमान में जो हमने विदेश मंत्रियों ने जो 5 पॉइंट स्वीकार किए हैं वो एक बेहतर पहल हो सकती है। लेकिन जो पुराने जो समझौते हैं उनके पृष्ठभूमि में नए विश्वास बहाली उपाय, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वास्तविक रूप में जो सीमा क्षेत्र है वो शांति और व्यवस्था का क्षेत्र बन सके। तो हमें पहले के जो समझौते हैं 93 के, 96 के, 5 के, 13 के, उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो नवीन जो परिस्थितियां उभरी हैं उन नवीन परिस्थितियों में कुछ नवीन उपायों को भी किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये भी पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। अब यह जो हमारा आर्टिकल है यह भी हाल में ही आए औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों पे आधारित है, आईआईपी पे आधारित है। इस पे हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन भी किया था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित है, आईआईपी के डेटा पे आधारित है, जो मुख्य रूप से उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर को मापता है और इसका भारत के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत की कुल जीडीपी में इकोनॉमी का योगदान, भारत की कुल अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लगभग 30% के पास है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या समस्याएं हैं। तो संदर्भ क्या है? तो जुलाई महीने के इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें कोविड-19 के चलते
जो आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आया है उसको ही स्पष्ट किया गया है। ठीक, सूचकांक के हिसाब से जो भारत में औद्योगिक उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत, ये तीनों के तीनों क्षेत्र में कमी आई है। तीनों में जो है नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते आईआईपी जो है वो नकारात्मक रूप से माइनस के 10.4% तक गिर गया है। ठीक है, तो ये कब है? ये है जुलाई के महीने में। अगर इसकी तुलना करें हम पिछले महीनों से, जून के महीनों से और मई के महीनों से, तो इस दृष्टिकोण से कुछ बेहतर दिखाई देता है, कुछ जो है सुधार आए हैं। जिसमें मई में जो गिरावट देखी गई थी वो माइनस के 33.9% देखी गई थी। वहीं जून में जो है ये गिरावट माइनस के 15.8% देखी गई थी। तो इसकी तुलना में कहें तो निश्चित रूप से 10% की जो ग्रोथ है वो बेहतर है, लेकिन फिर भी जो है कई सारे ऐसे संकेतक हैं जो ये बताते हैं कि अभी भी भारत में मंदी गहराई से बनी हुई है। ठीक, जिसमें देखा गया कि जब जून में लॉकडाउन को थोड़ा खोला गया था, अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोला गया था, तो इसमें थोड़े सुधार आए थे, लेकिन वर्तमान में इस पूरी सुधार प्रक्रिया का नकारात्मक ट्रैजेक्टरी में आना एक चिंता का विषय है। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं में भी गिरावट आई है। ठीक है, जिसके चलते जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनकी जो मांग है वो घटी है और ये लगभग माइनस के 6.6% तक गिर गई है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी औद्योगिक गतिविधियां हैं उनमें भी गिरावट आई है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पूंजीगत वस्तुएं दोनों की मांग घटी है, जो क्रमशः माइनस के 23.6% और माइनस के 22.8% है। अब जब उपभोक्ता वस्तुएं गिरेंगी तो इसका मतलब हुआ कि जो मांग है वो स्पष्ट रूप से कम हो रही है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि मंदी के चलते या लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं और उनके पास इतनी इनकम नहीं हो रही है कि वो नवीन मांग कर सकें। ठीक है, अब चूंकि जो नवीन मांग में कमी आ रही है, ठीक है, डिमांड में कमी आ रही है, तो डिमांड में कमी आने से जो उत्पादन को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि उद्योगपतियों द्वारा जो निवेश किया जाना चाहिए वो अपेक्षित निवेश भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो निवेश में भी कमी है, जिससे कंपनियां अधिक उत्पादन नहीं कर रही हैं और अगर निवेश नहीं होगा, अगर उत्पादन जो है बढ़ेगा नहीं, घटेगा, तो इससे भविष्य में जीडीपी और कम हो सकती है। ठीक है, अब प्लांट और मशीनरी में भी इसके चलते निवेश नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो विनिर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है या फैक्ट्री आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं है। और अगर हम तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करें, जिसमें बिजली के बारे में बात की जाए, विद्युत उत्पादन के बारे में बात की जाए, तो विद्युत उत्पादन में कुछ राहत है, जिसमें जो गिरावट है वो जून की तुलना में थोड़ी कम हुई है। तो जून में गिरावट माइनस के 10% थी, ये जुलाई में घट के माइनस के 2.5% हो गई है, यानी 10 की तुलना में थोड़ी कम हुई है। ठीक, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल अगर तंबाकू का क्षेत्र और दवाओं का क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में गिरावट देखी गई है। दवाओं के क्षेत्र में प्रमुख जो ग्रोथ है वो इसके चलते है कि कोविड-19 के चलते दवाइयों आदि की मांग बढ़ी है, जिसके चलते इसमें लगभग 22% का विस्तार देखा गया है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो प्रमुख रोजगार सृजक और जो रोजगार घनत्व वाले क्षेत्र हैं, उनमें गिरावट आई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है, जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट निर्माण, इसमें माइनस के 14% और माइनस के 28% तक गिरावट आई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ सकारात्मक तथ्य भी हैं जो याद रखना है। तो पहली चीज़ तो हमें याद रखनी है कि जो जुलाई के जो आंकड़े आते हैं वो, या किसी भी महीने के जो आंकड़े आते हैं वो लगभग 6 हफ्तों के गैप के बाद आते हैं। जैसे कि जुलाई के अगर आंकड़े आए तो अगस्त के 4 हफ्ते, ठीक है, अगस्त के 4 हफ्ते, और इसके अलावा जो है जो सितंबर के जो 2 हफ्ते हैं उनको जोड़ के जो है ये आते हैं। तो जो 6 हफ्तों का जो अंतराल रहा है ये मुख्य रूप से अनलॉक का पीरियड रहा है, अनलॉकिंग का पीरियड रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस अनलॉकिंग के पीरियड में कुछ सकारात्मक तथ्य प्राप्त हों, तो अगले जो हमारे आईआईपी के आंकड़े आएंगे वो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकते हैं।
ठीक। इसके अलावा समय समय पर पीएमआई आदि सर्वे किए जाते हैं। पीएमआई क्या होता है, इस पे हमने परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है, इस पे जो है हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। पीएमआई आदि आंकड़े जो हैं वो भी कुछ सकारात्मक तथ्य बता रहे हैं। साथ ही साथ जो आने वाला जो त्योहार का सीजन है उसके चलते ऑटोमोबाइल क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र आदि में सकारात्मक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि हमें मंदी को रोकना है तो निश्चित रूप से जो मांग जो गिरी है, ठीक है, जो सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, उस मांग को बढ़ाने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। तभी जो है हम बेहतर उपाय कर सकेंगे, तभी जो है हम मंदी से बच सकेंगे। और इसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष इंटरवेंशन या प्रत्यक्ष सहायता दिए जाने पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें हमारे आर्टिकल का विषय। अब हम चर्चा कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो लिया गया है पेज नंबर 7 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से है, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी से। ये कह क्या रहा है, तो इसमें बात की गई है तकनीक की, इसमें बात की गई है चीनी ऐप्स की जिसको भारत ने बैन लगाया है। और जब चाइनीज़ ऐप्स पे जो हमने बैन लगाया, उसको जो लेखक हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि चीन के भारत की तकनीकी क्षेत्र से बाहर जाने पर जो भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं और इसके लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है, तो संदर्भ यह है कि भारत चीन सीमा विवाद की स्थिति में भारत द्वारा बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। और लेखक का ये मत है कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से भारतीय तकनीकी कंपनियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। इससे भारत विशिष्ट उत्पादों के निर्माण से उन्हें भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें लेखक खुद चीन का ही उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से चीन ने जब सेंसरशिप लागू की, ठीक है, तो सेंसरशिप लागू होने के चलते गूगल जैसे अमेरिकी कंपनी 2010 के बाद चीन से बाहर हो गई और चीन ने इसका लाभ उठाया, जिसके चलते चीन में चीन निर्मित कंपनियां काफ़ी प्रभावी हुई और इससे जो उपभोक्ता थे, जो इंटरनेट यूज़र्स थे, वो भी बढ़े और 2010 में यह संख्या 30 करोड़ थी, जो वर्तमान में 90 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये 90 करोड़ का जो पूरा बाजार है वो अधिकांशतः चीनी कंपनियों द्वारा ही जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें बाइडू जो गूगल का विकल्प है, वीचैट, अलीबाबा, टिकटॉक आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो केवल मैसेजिंग आदि के लिए नहीं होता, सोशल मीडिया, न्यूज़, पेमेंट और शादी तक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस संदर्भ में 2016 की यूएस की एक रिपोर्ट है, वो भी ये बताती है कि चीन ने ये जो सेंसरशिप लगाई, चीन ने जो अमेरिकी कंपनियों को बाहर किया, उसका जो है चीन को काफ़ी लाभ हुआ है और वर्तमान में ऐसे कई तकनीकी क्षेत्र हैं जिसमें चीन जो है वो विश्व के लीडर के रूप में उभर सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उसने किसी को कॉपी नहीं करके खुद ही तकनीक का विकास किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर इसके सापेक्ष भारत की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो 2015-16 में जियो के उत्थान के बाद भारत में इंटरनेट की पहुंच विस्तारित हुई है और पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे डेटा के जो प्राइसेस हैं, जो डेटा के जो रेट हैं, वो सबसे कम है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले साल में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे और लेखक का ये मत है कि जो पूरा जो बाजार डेवलप होने वाला है, इसको भारतीय कंपनियों द्वारा महत्तम लाभ उठाया जाना चाहिए। ठीक है, जब भारत ने टिकटॉक, पबजी आदि को प्रतिबंधित कर दिया है तो इसमें विशेष रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि ना केवल हम आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर सकें, बल्कि जो हमारे घरेलू आईटी टैलेंट है उसका भी लाभ उठा के हम इंटरनेट यूज़र्स को आकर्षित कर सकें। ठीक, इसमें हमें ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए जो क्षेत्रीय मार्केट्स को, रीजनल मार्केट तक पहुंच और विस्तार को बढ़ा सके। यानी हमें हाइपर लोकल और हाइपर रीजनल रणनीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, हाइपर लोकल और हाइपर रीजनल रणनीति महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसके तहत जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ के बाजार मूल्य, जो लोकल ट्रेन्स और बस के जो रूट्स हैं वो
गैर पारंपरिक बैंकिंग उधार पद्धतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन खरीद और बिक्री के साथ विज्ञापन के क्षेत्र पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको भी आपस में जोड़ते हुए ऐप्स आदि का विकास किया जा सकता है, जैसे कि बिहार के मजदूर या फिर उड़ीसा के मजदूर। ठीक। लेकिन जो हम लोकल ऐप्स जो बनाएं, वो इतनी गुणवत्ता के होने चाहिए कि वो ग्लोबल ऐप्स को टक्कर दे सकें, और इसमें जो है हमें किसी भी प्रकार से जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उससे हमें समझौता नहीं करना है। ठीक है, तो समझौता किसी भी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें भारत की जो भाषाई विविधता है उसको भी ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है। वर्तमान में जो तकनीकी कंपनियां हैं, उनकी रणनीति मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों और जो संपन्न लोग हैं उन पे केंद्रित है, जिसके चलते लगभग 85% जनसंख्या यानी 600 करोड़ से अधिक की जो जनसंख्या है, वो इंटरनेट की पहुंच से पूरी तरीके से समावेशित नहीं है, वो पूरी तरीके से इंटरनेट की पहुंच तक सीमित है नहीं है। ठीक है। तो भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया भर के जो ऐसे 600 करोड़ लोग हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करे, जो वर्तमान में उभरते बाजार के रूप में है, लेकिन इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है। तो अगर ना केवल भारत इनकी ज़रूरतें पूरी कर सके, तो भारत में भारतीय तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ इसको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो भारत को लोकल के साथ वोकल होने के साथ ग्लोबल भी बना सकता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो किए जाने की ज़रूरत है, विशेषकर तकनीक के संदर्भ में। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ स्वास्थ्य से है। इसमें मुख्य रूप से भारत में कैंसर की विद्यमानता पर प्रकाश डाला गया है, और किस प्रकार से भारत कैंसर निवारण के लिए प्रयास कर सकता है, यह जो है विविध आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो इसका संदर्भ क्या है? तो अभी हाल में ही आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नवीन रिपोर्ट आई है, जिसका नाम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट ऑफ अगस्त, यानी अगस्त महीने की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में कुल कैंसर के लगभग 14 लाख मामले आए हैं, प्रिसाइस रूप से 13.9 लाख। अब अगर 1990 से लेकर 2016 की तुलना करें, तो 1990 से लेकर 2016 की तुलना में भारत में जो कैंसर की दर है वो लगभग 2.6 गुना बढ़ी है, यानी लगभग 3 गुना जो है कैंसर की दर बढ़ी है, और जो कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं वो भी लगभग दुगनी हो गई हैं। ठीक है। भारत में कैंसर के संबंध में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, 2/3 से ज़्यादा जो केसेस होते हैं, वो लगभग लास्ट स्टेज में जाके ही उनका पता चलता है, और शुरू में जो है उनका पता नहीं चल पाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पुरुषों में मुख्य रूप से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और पेट का कैंसर होता है। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर काफ़ी विद्यमान है, जो चिंता का विषय है। ठीक। जिस कैंसर के जितने भी रूप हैं उसमें तंबाकू का प्रयोग, ठीक है, तंबाकू का जो यूज़ है वो कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारक है, और जोखिम कारकों में इसकी भूमिका लगभग 1/3 है। इसके अलावा शराब का प्रयोग, बिना पोषण वाला भोजन, ठीक है, कम शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ना किया जाना, मोटापा और प्रदूषण भी कैंसर के कारक हैं। ठीक। अभी जो कैंसर है उससे केवल व्यक्ति की ही मृत्यु नहीं होती, बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी देखे जाते हैं, जिसमें केवल सामाजिक और आर्थिक असमानता ही को ही बढ़ावा नहीं मिलता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सतत विकास भी इससे प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि देशों द्वारा कैंसर के निवारण के लिए, कैंसर के उपचार के लिए कार्य करने पर बल दिया जाता है, और लेखक का ये मत है कि इस संदर्भ में 3 प्रमुख कारकों पर काम करना चाहिए। 3 प्रमुख फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कैंसर का जो जोखिम है उसको कम किया जाना, कैंसर की पहले से ही पहचान करने पर बल दिया जाना, और बहुत सारे कार्यक्रमों और नीति उपायों के माध्यम से कैंसर पर रोक का प्रयास करना। ठीक है। इसमें विशेष रूप से कैंसर के संबंध में सामुदायिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि कैंसर को प्रभावी रूप से पहले ही पहचाना जा सके।
ठीक है। इसमें लगभग 50 से 60% जो कैंसर केस हैं उनका निवारण तब किया जा सकता है यदि उनसे संबंधित जो जोखिम कारक हैं उनकी हमें अच्छे से समझ हो, और इस संदर्भ में जो सामुदायिक जागरूकता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। इसमें हमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच या बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें सरकारों के साथ प्राइवेट डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, इन सब को मिलकर कैंसर के लिए जागरूकता और अपने व्यवहारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर हम कैंसर को लेकर जागरूकता का प्रसार करें तो कैंसर से जुड़ी जो कलंक की भावना है वो भी कम हो सकती है। विशेषकर कैंसर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण, कैंसर की पहले से पहचान और समयबद्ध तरीके से वहनीय ट्रीटमेंट, यानी लोगों की पहुंच में जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जो है काम करने की ज़रूरत है। इसमें हमें मुख्य रूप से डेटा की उपलब्धता उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर से संबंधित जो केस हैं अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे तो उनसे संबंधित बेहतर नीति नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए कैंसर को नोटिसिएबल डिसीज़ या नोटिफिएबल डिसीज़ बनाया जा सकता है, ताकि जो किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर हो और किसी व्यक्ति का कैंसर का इलाज किया जाए तो इसकी सूचना जो है सरकार को दी जाए, ताकि उससे संबंधित डेटा कलेक्शन के माध्यम से बेहतर रिसर्च को बढ़ावा मिले और आगे काम किया जा सके। अगर हम भारत के एसडीजी या सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात करें तो भारत ने 2030 के एसडीजी लक्ष्यों के प्रति यह भी वादा किया है कि भारत सहित प्रत्येक देश जो है एसडीजी लक्ष्यों के तहत कैंसर से होने वाली मृत्यु में लगभग 1/3 कमी लाएगा, और भारत भी इस संदर्भ में कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कोशिशें की गई हैं? तो इसमें बहुत सारे सरकारी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और डिस्प्ले संबंधी बहुत सारे प्रावधानों को लागू करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा निश्चित होती है। इसके अलावा भारत में कैंसर की दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कोशिशें की जाती हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाया है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अपनाया है, और कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और जो हृदय संबंधी रोग हैं उनके निवारण के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब इसमें जो है हमारा उपचार, लेखक का ये मत है कि जो हमारा जो प्रयास है वो केवल इतना नहीं होना चाहिए कि हम उपचार उपलब्ध करा सकें, हम जो है किसी प्रकार की वैक्सीन की उपलब्ध करा सकें, बल्कि कैंसर के प्रति जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इससे संबंधित जो जोखिम कारक हैं उनकी पहले से पहचान की जा सके। ठीक है। जो कैंसर से होने वाली जो बीमारी से जो लोगों में जो गरीबी की समस्या है उसको निवारित किया जा सके, तभी जो है कैंसर का जो उपचार है वो ज़्यादा समावेशी होगा, और जो सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है, और कैंसर के संबंध में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत राज्यसभा के उपसभापति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। राज्यसभा उपसभापति का पद रिक्त यानी वेकेंट होगा यदि वे राज्यसभा का सदस्य ना रहें। राज्यसभा उपसभापति सभापति को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया भी जा सकता है, हालांकि यह संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक इस संदर्भ में कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना ना दी गई हो। तो राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा उपाध्यक्ष को जब पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं हो सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, हालांकि लोकसभा उपाध्यक्ष पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
इसमें पहला कथन तो सही है, हालांकि जो दूसरा कथन है वो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के जो वेतन होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके तहत लोकसभा में उस पर चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन उसको कम करने से संबंधित आदि मतदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कथन 2 गलत है, केवल एक जो है वो सत्य है। अभी जो दोनों जो क्वेश्चन है वो हमने इसलिए लिए क्योंकि आज पेज नंबर 6 पर एक आर्टिकल आया है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है, ठीक है, लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो उपाध्यक्ष का पद है वो वेकेंट पड़ा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है और इसके चलते जो है काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषकर जो सत्तासीन दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा जो है जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन अभी तक नहीं किया गया है, जिसके तहत ये परंपरा रही है कि जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो सामान्यतः विपक्षी दल को दिया जाता है। तो लेखक जो है इसके माध्यम से ये तर्क दे रहे हैं कि इस परंपरा का जो है वो निर्वहन किया जाना चाहिए और केवल लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में भी जो उपसभापति का पद है वो भी जो है मुख्य रूप से दिया जाना चाहिए विपक्षी दल को। तो अभी हाल में ही राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव हो रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा में भी उपाध्यक्ष के पद को जल्द से जल्द भरा जाए, यह जो है तर्क इस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केरल में स्थित वायनाड वन्य जीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक एकीकृत भाग है। यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से पूर्वोत्तर में घिरा है। ठीक है, यहाँ पे घा कर लीजिएगा। जबकि दक्षिण पूर्व में यह तमिलनाडु के मडुमलई क्षेत्र से घिरा है। केरल के वायनाड जिले में आदिवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या भी निवासित है। तो इसमें केवल एक व दो, केवल एक व तीन की तीनों, तो इसमें तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये पेज नंबर 8 पे खबर आई है जिसमें जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है, जिसमें एक एलिफेंट जो है वो मृत पाया गया है। ठीक है, वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन के केरल के क्षेत्र में। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है वायनाड फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, वायनाड यहाँ पे देख सकते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरल जिले में अवस्थित है और ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में बांदीपुर और नागरहोल से घिरा हुआ है और साउथ ईस्ट में ये मुदुमुलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो वायनाड का जिला है वो एक जनजातीय प्रधान जिला है केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बेहतर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थिंक टैंक है, जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ रक्षा, रणनीतिक व सुरक्षा मामलों पर एडवांस रिसर्च को बढ़ावा देता है। इसका विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीयन किया जाता है। परंपरा के आधार पर इस संस्था की कार्यकारी काउंसिल के अध्यक्ष एक सरकारी पदाधिकारी होते हैं जो सामान्यतः विदेश मंत्री होते हैं। रक्षा और विदेश सचिव इसके पद आधारित एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। तो IDSA के संदर्भ में पहला कथन और चौथा कथन तो सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इसका जो वित्तीयन है वो मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किया जाता है, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसकी जो कार्यकारी काउंसिल होती है वो ज़्यादा स्वतंत्र होती है सरकारी नियंत्रण से। ठीक है, तो हाल में ही ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जो थिंक टैंक है उसमें बहुत सारे लोगों की जो सैलरीज है वो अभी रोक ली गई है कैश क्रंच के चलते। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री मनोहर पर्रिकर डिफेंस स्टडीज़ है, ठीक है, इसकी जो स्थापना 1965 में की गई थी रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत और इसको फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। ठीक है, इसकी जो गवर्निंग है वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होती है जिसमें जो रक्षा मंत्री जो होते हैं, विदेश मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं और जो डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो इसके एक्स एपोशियो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में कार्य करते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, ब्रेक्जिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक हार्ड बॉर्डर के विद्यमान होने की पुनः संभावना है? ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड की उत्तरी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ब्रेक्जिट के जो संकल्पना है उसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो पृथक हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन में ही, खुद ब्रिटेन में ही जो ब्रेक्जिट की जो प्रोसेस है उसको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, और जो उत्तरी आयरलैंड है वो ब्रेक्जिट को लेकर पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में जो है काफ़ी विरोध के स्वर हैं, जिसके चलते ब्रिटेन का भाग होते हुए भी उत्तरी आयरलैंड जो है वो सख्त रवैया अपना सकता है ब्रिटेन के साथ संबंधों को लेकर। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से यूके जो है ब्रिटेन ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो, और इस संबंध में खुद जो है ब्रिटेन के अंदर जो है मतभेद उभर रहे हैं ब्रेक्जिट की प्रोसेस को लेकर। अगर हम एक नक्शा देखें तो यूनाइटेड किंगडम में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड शामिल होता है, इंग्लैंड के साथ ही इसमें वेल्स शामिल होता है। ठीक है, इसमें स्कॉटलैंड शामिल होता है, और इसमें जो है नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आयरलैंड है वो एक पृथक देश है। ठीक, तो इसको लेकर जो है काफ़ी तनाव देखा जा रहा है यूके में। ठीक, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कभी कभी चर्चा में रहने वाला यूरोपीय स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? मध्य पूर्व से लाखों की संख्या में आने वाले प्रवासियों के प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा निर्मित की गई एक एजेंसी, यूरोपीय संघ की एक एजेंसी जिसके द्वारा यूरोजोन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूरोपीय संघ की एक एजेंसी जो सभी प्रकार के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को देखती है। यूरोपीय संघ की एक एजेंसी जो सदस्य देशों के बीच उभरने वाले संघर्ष निवारण संबंधी मामलों को देखती है। तो मुख्य रूप से यूरोजोन क्षेत्रों को सहायता देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, और ये जो है मुख्य रूप से यूरोजोन में वित्तीय संकट को दूर किया जा सके, इसके संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत चीन सीमा वार्ताओं में शांति के साथ ही संघर्ष निवारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारत और चीन द्वारा पूर्व में विद्यमान रहे विविध सीमा समझौतों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सीमा संबंधी मतभेदों को भी दूर किया जाना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद में हुई हालिया प्रगति के संदर्भ में समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। मांग समर्थित राजकोषीय नीतियां ही केवल लॉकडाउन से उत्पन्न हुए आर्थिक मंदी का निवारण कर सकती हैं। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो ये दोनों के क्वेश्चन हैं, उसमें जो हमने एडिटोरियल की चर्चा की उसके आधार पर आप इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा सत्र है उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की चर्चा करने की कोशिश की है। होपफुली जो है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।